तो आई फ्रेंड्स, ये देखिए 22-26 एस के एम ई दुमका ऐसे हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आप बोलिएगा कहाँ से मिला आपको? ठीक है, चलिए मिला है सब बताएंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं पूरा डिटेल में। देखिए, ये जो आपका सिलेबस है एस के एम यू दुमका का, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं पहले। अब ठीक है, एस के एम यू दुमका का जो सिलेबस है ये रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस से मैच करता है। तो अब आप समझ गए, तो क्वेश्चन पेपर वाइज जो है रांची यूनिवर्सिटी का लागू ना है। हाँ, रांची यूनिवर्सिटी का है क्वेश्चन पेपर। एस के एम यू दुमका यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 में जो एग्जाम होने वाला है एसी पेपर हिंदी का, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा पढ़ने को, ये पहले देख लीजिए, ठीक है। तो पहला है हमारा यहाँ पे यूनिट 1। इसमें पढ़ना है आपको सोजे वतन प्रेमचंद की एक कहानी के बारे में, ठीक है, जिसको अंग्रेज लोगों ने जला दिया था। ये सोजे वतन जो कहानी है, ठीक है, इसको अंग्रेजों ने जला दिया था। सोजे मतलब होता है मातम, वतन मतलब देश, आपको मालूम है वतन मुल्क देश एक ही नाम है। तो देश का मातम सोजे वतन का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? देश का मातम, ठीक है। मातम मतलब शोक मनाना या फिर दुखी मनाना, दुख होना, ठीक है। तो जब अंग्रेजों के गुलाम था भारत, उस टाइम पे मुंशी प्रेमचंद को इन्होंने लिखा था। और प्रेमचंद का आपको मालूम नाम है, धनपत राय नाम था, धनपत राय, ठीक है। तो उस टाइम पे धनपत राय नाम था, उसी टाइम पे इन्होंने लिखा था, हालांकि इसको अंग्रेजों ने जला दिया, ठीक है। तो ये पढ़ना है। यूनिट 2 में पढ़ना है आपको संधि समास, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द, सब पढ़े ये सब। तद्दती कृदंत, ये दो वर्ड ऐसे हैं जो शायद आप नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बस इतना पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है? सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द, मतलब सुनने में एक लगेगा लेकिन भिन्न भिन्न अर्थ रखे, ठीक है। सुनने में एक परंतु भिन्न भिन्न अर्थ। जैसे एक होता है आपका चीता, चीता मतलब लेपर्ड, ठीक है, जो दौड़ता है बहुत तेज, बाघ जैसा दिखता है वाला, तेंदुआ। और एक होता है चीता, चीता मतलब, ठीक है, सराय, सराय मतलब जिसमें व्यक्ति को जलाया जाता है। तो सुनने में तो एक लग रहा है लेकिन अलग अलग अर्थ है, तो वही है श्रुति सम, यानी कि सुनने में समान, भिन्न अर्थ, ठीक है, अर्थ भिन्न रहेगा, ऐसे वर्ड के बारे में पढ़ना है। संवाद लेखन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो हम लोग संवाद देते हैं ना, भाषण देते हैं ना, वो भाषण के बारे में पढ़ना है। फिर कार्यालय हिंदी के बारे में और विभिन्न पत्र लेखन के बारे में। तो ये देख लिया आपने सिलेबस, सिलेबस को हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? तो बोला गया है कि विद्यार्थी व्याकरण संबंधी जानकारी इससे प्राप्त करेंगे, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। दूसरा कारण यह है कि प्रेमचंद की कहानी संग्रह सोजे वतन में संग्रहित विविध कहानियों में विद्यार्थी को अवगत कराने होंगे। तो ये जो सोजे वतन में, इसमें 5 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 5 भागों में बांटा गया है सोजे वतन को। ओके, चलिए। संवाद लेखन, कार्यालय हिंदी, विभिन्न पत्र लेखन, श्रुति शब्द के विद्यार्थी सीखेंगे। ये इनका उद्देश्य है कि अगर आप ये चीज पढ़िएगा तो आप ये चीज सीखिएगा। ये जो सिलेबस है, देख लिया सिलेबस अच्छा से। अब मैं दिखाता हूँ रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस। ये देखिए रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस, एकदम टू कॉपी किया है आपका यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस को। बस यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, इसको क्या कर दिया है, तो इसको SKMU लिख दिया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब कुछ सेम है, बस उसको SKMU लिख दिया है, ठीक है। SKMU लिख दिया और एक दो मॉडल बैठा दिया है, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, वही है सब कुछ। सोजे वतन, संधि समास, श्रुति शब्द, देख लिया ना, सब कुछ वही है। हाँ, तो मानना तो पड़ेगा बॉस कि वही है, यानी कि क्वेश्चन पेपर भी वही है। अब आपका यूनिवर्सिटी कुछ दिन पहले अनाउंस किया था पेपर में कि हम जो पेपर लेंगे मेजर और माइनर को छोड़ के, मेजर और माइनर का तो आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, मेजर माइनर तो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ये तो मालूम है। लेकिन बोला था कि कॉमन कोर्स का पेपर हम क्या लेंगे, कि वो बोले हैं कि कॉमन कोर्स का पेपर जो लेंगे हम, वो लेंगे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी कि मेजर पेपर 3 गो, माइनर पेपर 1 गो, 4 गो हो गया। 2 गो पेपर जो बच जाता है AEC पेपर, ठीक है, और आपका बैक एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन का पेपर, ठीक है। तो ये पेपर क्या ऑब्जेक्टिव होगा? देखिए कंफर्म कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा सबसे अच्छा चीज ये है कि आप दोनों पढ़ें, सब्जेक्टिव भी पढ़ें और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ें, सेफ रहिएगा। ऑब्जेक्टिव आएगा तब भी आप भिड़ जाइएगा, सब्जेक्टिव आएगा तब भी आप भिड़ जाइएगा, ठीक है। तो भिड़ंत अच्छी बनेगी, दोनों पे पकड़ बनाइए, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, हड़िया और दारू दोनों पीना सीखिए। ठीक है, मालूम नहीं एग्जाम में हड़िया आएगा ना दारू आएगा यार, महुआ आएगा ना हड़िया आएगा ना। चलिए, शहरी और बोलते हैं ना कि
शहरी और दोनों सीखिए, गांव का लेक्चर, ठीक है। चलिए, तो सर्वाहारी बनिए। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं, ये रांची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है पूछा हुआ। ये वीडियो का पार्ट 1 है। ऐसी हिंदी में टोटल 5 पार्ट आएंगे। कितने पार्ट आएंगे? 5। ठीक है, ऐसी हिंदी का टोटल 5 पार्ट आएंगे। हम लेंगे आई थिंक 2 या 3 वीडियो हम लेंगे, 3 वीडियो हम लेंगे, और अरुण ले लेंगे 2 वीडियो। ठीक है, अरुण जो है, अरुण 2 वीडियो ले लेंगे, और हम यानी कि सागर साव आपके 2 वीडियो लेंगे, 2 या 3, मतलब टोटल 5 पार्ट आएगा ऐसी हिंदी का। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, और ये वीडियो का पार्ट 1 है। ठीक है, सब कंप्लीट कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और सिलेबस और क्वेश्चन पेपर, यह वीडियो का पार्ट 1 है। चलिए हम लोग देखते हैं आज कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। टाइमिंग जो है 1.5 घंटा ही मिलता है बॉस, 50 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर का एग्जाम है, तो एग्जाम जिस दिन 50 नंबर का होता है उस दिन एकदम पूरा घूरते हैं आप लोग ना, अरे चलो घूरते हैं यार। और एग्जाम देने में मजा ही कुछ और है ना। चलिए, तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या पूछा गया है? 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद की किस पुस्तक को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंध किया था? तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ना है? सोजे वतन। कहाँ पे है सोजे वतन? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है सोजे वतन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखें आसान सा क्वेश्चन पूछा है। दूसरा है, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? चलिए आप ही बताइए। धनपत राय, गणपत राय, सुभाष राय या विकास राय? अभी हमने क्या बताया? धनपत राय। तो ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सब कोई पढ़े होंगे। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम था। अगला है, संधि कहते हैं, किसको कहते हैं? तो संधि 2 वर्णों का मेल होता है। कहाँ पे 2 वर्णों का मेल? 2 वाक्यों का मेल नहीं, 2 वर्णों का मेल। ये 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वहीं 2 पदों के मेल को समास बोलते हैं। ये जो है 2 पदों का मेल, इसको समास बोलेंगे, लेकिन समास के बारे में हमें नहीं पूछा है, संधि के बारे में पूछा है। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि बोलते हैं। ठीक है, आम भाषा बोलें कि जब 2 को वर्ण मिलता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को संधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या क्या? और एक बार बताइए सागर भैया। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए आसान सा क्वेश्चन है। दिनकर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सबको मालूम है, दिनकर, प्रभाकर, सूर्य, सूरज। ठीक है, यही सब बोला जाता है, तो सूर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ना। हाँ, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अंग। उआ उआ बोलते थे बचपन में, उआ या अंग जब भी बोलते हैं। ठीक है, क ख ग घ उआ, च छ छ इयो, ट ट ट मूर्धन्य। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, द्वंद्व समास कौन सा है? देखिए, समास किसे कहते हैं? तो 2 पदों के मेल से, 2 पदों के मेल से जो नया पद बनता है, नया शब्द बनता है, उसी को समास बोलते हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 गो भेद है, थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, तो 6 गो भेद है, जिसमें से एक समास है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा वाला, मतलब दोनों टक्कर का आदमी। ठीक है, दोनों टक्कर का आदमी। जैसे यहाँ पे देखिए, गौरी शंकर, गौरी बड़े हैं ना शंकर बड़े हैं, दोनों बराबर है भाई। पति बड़ा है ना पत्नी बड़ा है, पत्नी मार खाना है क्या? ठीक है, पति बड़ा है ना पत्नी बड़ी, दोनों मेल है। आप बोलिएगा बच्चा से कि माए बाप बड़ो ना बाप बड़ो रे, कौन है बड़ो? तो बोल देगा यार गजब आदमी है। हालांकि किसी एक से लगाव होगा तो वो ज़्यादा बोल सकता है कि फादर या मदर, लेकिन एक्चुअल में दोनों बराबर है ना। माँ बड़ी है ना बाप बड़ा है, ना दिन बड़ा है ना रात बड़ा है, ना सूर्य बड़ा है ना चंद्रमा। ठीक है, ना आंख बड़ा है ना नाक बड़ा है। कौन बड़ा है? आंख को पढ़िएगा। अच्छा, आंख और नाक में नहीं, दायां आंख या राइट आंख, कौन सा लीजिएगा? दोनों तो बराबर है। तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं जिसमें द्वंद्व होता है, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। गौरी शंकर, समझ गए ना। हालांकि ये लिखना चाहिए, गौरी के पास डैश देना चाहिए और तब जाके शंकर लिखना चाहिए। ठीक है, दिन रात इसका द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। माँ बाप, काका काकी, चाचा चाची, नाना नानी, जितना है ये सब आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, बेटा बेटी। चलिए समझ गए, तो ये आसान सा प्रश्न था। अब देखिए यहाँ पे ये जितने भी प्रश्न है इसका हम सॉल्व आपको देंगे। सोजे वतन पर किसने और क्यों लगा दी थी? ठीक है, रोक, ये जानना है, संक्षेप में उत्तर दें। 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आंसर आपको मालूम है 100 से 150 शब्दों में आंसर करना है।
ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय में पूछा गया है 20 नंबर का, सोजे वतन कहानी का सारांश लिखें। ठीक है। या प्रेमचंद सोजे वतन के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं ये बताइए। संधि और समास में क्या अंतर होता है स्पष्ट करें। कार्यालय हिंदी की विशेषताओं को लिखें। ये क्वेश्चन था। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये सारा पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा। ऐप को हर किसी को इंस्टॉल कर लेना है। ज्ञान सागर ऐप प्ले स्टोर में भी है और यहाँ पर भी है। हर किसी को इंस्टॉल करके रखना है। ठीक है। 60 रुपया फीस है। जो देना चाहते हैं वो ठीक है, नहीं देना चाहते तो फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट है ऐप में। आप फ्री में भी बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐप को हर किसी को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का कोई पैसा नहीं है, फ्री में इंस्टॉल कीजिए। फ्री वीडियो बहुत सारा है, फ्री कंटेंट पीडीएफ बहुत सारा है, वो सबको देखिए। ठीक है। चलिए, तो बाकी 60 रुपया दीजिएगा तो कंप्लीट ग्रेजुएशन का पीडीएफ आपको ऑल एक्सेस मिल जाएगा। ओके। तो ऐप हर किसी को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप में अपना नाम और मोबाइल नंबर देके फ्री में लॉगिन करके रखिएगा हर कोई। ठीक है। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का, सोजे वतन पर किसने और क्यों रोक लगा दी थी। तो सोजे वतन, अच्छा कलर तो मैच कर जा रहा है ना। सज के सवर के रानी आवे रानी। चलिए सब गाना सुनते हैं। अच्छा भोजपुरी सब जगह चलता है ना। हाँ, तो सोजे वतन पर ब्रिटिश सरकार ने रोक लगा दी थी। ठीक है। क्योंकि इसमें किसानों की दयनीय स्थिति, आपको मालूम है किसान लोगों से अंग्रेज जो है नील की खेती करवाता था। नील मतलब ब्लू, जो आप लोग उजाला के नाम से जानते हैं, जो कलर में लगाते हैं शर्ट में, नील। नील की खेती करने से क्या होता है, अगर आपकी भूमि में हम नील की खेती करेंगे ना तो इससे मुनाफा तो बहुत होगा, लेकिन क्या होगा कि एक बार भूमि की खेती कर दिया तो वो 5 साल तक बंजर हो जाएगा। ठीक है। उर्वरता क्षमता खो देती है अपन नील की खेती करने से। तो उस समय किसानों की स्थिति दयनीय स्थिति हो गई थी। अंग्रेजी हुकूमत की नीतियां और शोषण का यथार्थ चित्रण किया गया था। ठीक है। इसके अलावा उन लोग टैक्स बहुत ज्यादा लेता था। इस कहानी ने जन जागरण, जन जागरण मतलब लोगों को जागरूक करना, जन जागरण और स्वतंत्रता की भावना को प्रेरित किया, जिसे अंग्रेज सरकार अपने शासन के लिए खतरनाक मानती थी। ठीक है। और फिर इस सोजे वतन कहानी को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली और मुंशी प्रेमचंद पे कार्रवाई की। ओके। बहुत आसान सा प्रश्न था, समझ गए होंगे। ठीक है। प्रश्न क्या था एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो कहावत सुने हैं ना, कहा गाना तो टेंशन गुल। क्वेश्चन क्या था पता नहीं, क्वेश्चन मिला तो साला आंसर क्या था पता नहीं। आमिर खान वाला गाना तो, दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल इडियट है प्यार से इसको समझा ले। चलिए, ऑल इज वेल ना। सोजे वतन कहानी का सारांश लिखें। सोजे वतन कहानी का सारांश लिखें। सोजे वतन में मुंशी प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं इसको बता दीजिए। तो सोजे वतन प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें किसानों की दयनीय स्थिति का बताया गया है। ठीक है। यथार्थ चित्रण किया गया है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार किसान मेहनत करके भी भूख और अभाव का जीवन जीते थे। ठीक है। उनका श्रम दूसरों के ऐश्वर्य का साधन बनता था, यानी कि खास तौर पे अंग्रेजों का, लेकिन उन्हें स्वयं भरपेट भोजन नहीं मिलता था। अंग्रेजी शासन और जमींदारी व्यवस्था के कारण किसान निरंतर शोषण और अन्याय का शिकार होते थे। ठीक है। अच्छा, है लिखा गया है, सबको थे करते जाइएगा। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से किसानों की पीड़ा को समाज में लोगों को जागरूक किया और ठीक है जागरूक करने का काम किया। फिर अंग्रेज लोग इसको जो है अपना विरोधी मानने लगा। स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। प्रेमचंद लड़ते थे। ठीक है। तो वो किस माध्यम से लड़ते थे, कलम की नोक पर लड़ते थे वो। ठीक है। वो हाथ और तलवार नहीं चलाते थे, समझ रहे हैं ना। तो प्रेमचंद लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे सोजे वतन के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट है अथवा। अथवा में जो प्रश्न था, प्रेमचंद सोजे वतन के माध्यम से पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं स्पष्ट करें। तो प्रेमचंद सोजे वतन के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि देश की असली शक्ति किसान है और मजदूर है। ठीक है। कठिन परिश्रम करके समाज और जो है राष्ट्र की यानी कि देश की प्रगति का आधार बनते हैं। ठीक है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, आपको मालूम है ना, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, चलिए देखते हैं किसको किसको कितना नॉलेज है।
हु इज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो राष्ट्र की प्रगति का आधार बनते हैं, परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय, किसकी, किसानों की, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत, ठीक है, और जमींदारी व्यवस्था शोषण करती थी किसानों का। ठीक है, उनसे ज्यादा लगान लेती थी, लगान मतलब कर, कर माने टैक्स, ज्यादा टैक्स वसूलती थी। कहानी ने प्रेमचंद में समाज और राष्ट्र को यह चेतावनी दी है कि यदि किसान की दशा नहीं सुधारी तो देश का भविष्य अंधकारमय होगा। वे पाठकों को यह प्रेरणा देते हैं कि समाज को किसानों के जीवन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। ठीक है, किस कहानी में बोले हैं, सोजे वतन में। चलिए, इतना तो मालूम हो गया होगा आपको। देखिए, मेरे पास जब भी पढ़ने बैठिएगा तो आप ये सोचिएगा कि यार याद कुछ नहीं करना है, जितना याद में माथा में घुसेगा, ठीक है, उतना ही लो, माथा का दर्द न बनाओ। गाना सुने हैं ना, मरद नहीं माथा के दर्द बा। ठीक है, तो ये पढ़ाई नहीं माथा के दर्द बा, गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, इसको जितना आपके माइंड में घुसे उतना ही रखिए, जितना ना घुसता है छोड़, भुला जाने दो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं कहता हूँ एकदम भूल जाओ। प्रश्न ये नहीं कि कितना याद किया जा सकता है, प्रश्न ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। आप भूल की कोशिश कीजिए, कितना भी कीजिएगा सब कुछ नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ दिमाग में लोड रह जाएगा, और जो लोड रह जाएगा वही वास्तविक ज्ञान है। ठीक है, संधि और समास में अंतर क्या है। संधि और समास, मैंने क्या बताया, संधि दो वर्णों का मेल है, जबकि समास दो पदों का मेल है। ठीक है, वर्ण छोटा होता है, क, ख, ग, ये सब क्या पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं नहीं, क ख ग घ अ आ, ये सब क्या है, वर्ण है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, आपको मालूम है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, इसीलिए तो संधि के तीन गो भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में वो दो गो हलंत वाला लगता है। ठीक है, जैसे अतः आ जाता है, अतः। तो संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यानी कि संधि जो है वर्णों का मेल है, ये वर्ण है। पद किसको बोलेंगे, पद जैसे हो गया माँ, यानी कि छोटा छोटा वर्ड। ठीक है, पापा, ठीक है, मम्मी, आप लोग जो बोलते हैं ना, गोगो बाबा, ठीक है, संथाली में बोलते हैं ना जी, गोगो बाबा। तो ये सब क्या है, ये सब पद है। तो समास जो है दो पदों का मेल है, और संधि क्या है, दो वर्णों का मेल है। आराम से समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपको लिखित रूप में समझाते हैं। संधि जब दो शब्दों, संधि जब दो शब्दों या वर्णों के मिलन से उनके स्वर या व्यंजन में परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। काफी टफ लैंग्वेज, इसको नहीं याद करना है, सिंपल याद कीजिए। संधि दो वर्णों का मेल है, ठीक है, या दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को संधि बोलते हैं। क्या क्या, और एक बार बोलिए, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को संधि बोलते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को संधि बोलते हैं। दो वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको संधि बोलते हैं। ठीक है, बस। और उसी को बोलते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि बोलते हैं। विकार मतलब होता है परिवर्तन। समास क्या है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर संक्षिप्त रूप में एक नया अर्थ प्रकट करते हैं तो उसे समास कहते हैं। ये काफी टफ लैंग्वेज है, आपको याद करना होगा। समास दो पदों के मेल से जो तीसरा शब्द बनता है, ठीक है, उसे समास कहते हैं। समास का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या मतलब होता है, संक्षिप्त। संक्षिप्त माने छोटा। ठीक है, अब आता है विशेषता। तो संधि में ध्वनियात्मक परिवर्तन होता है। संधि में क्या होता है, ध्वनियों में परिवर्तन होता है। और समास में अर्थ का संक्षेप होता है, यानी कि जो अर्थ बड़ा अर्थ होता है उसको छोटा अर्थ किया जाता है। ठीक है, समास छोटा अर्थ देता है, समास का अर्थ ही होता है संक्षेप। संक्षेप माने छोटा। उदाहरण, संधि राम ईश्वर यानी कि रामेश्वर, देव जोड़ अलय बराबर देवालय, ये संधि के उदाहरण है। ठीक है, समास का उदाहरण राजा, राजकुमार यानी कि राज मतलब राजा, ठीक है, कुमार मतलब पुत्र यानी कि राजा का पुत्र। तो देखिए, हम बोलेंगे राजा का पुत्र बोलेंगे, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट बोलो राजकुमार। ठीक है, राजकुमार। पुस्तकालय, पुस्तक का मतलब होता है किताब, आलय का मतलब होता है घर यानी कि किताबों का घर, तो उसको डायरेक्टली बोल दीजिए नहीं कि पुस्तकालय यानी कि इंग्लिश में लाइब्रेरी। समझ गए, बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए, इस प्रकार संधि ध्वनियों के मेल से बनती है, जबकि समास शब्दों के अर्थों से मेल से बनता है। अथवा, कार्यालय हिंदी की विशेषता को स्पष्ट करें, यह प्रश्न है आपका। ठीक है,
कार्यालय हिंदी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। क्या क्या है? पहला, सरलता। कार्यालय मतलब ऑफिस में उपयोग होने वाला हिंदी, तो इसमें सरलता होती है। इसमें कठिन और अलंकारिक शब्दों के स्थान पर सहज और प्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है। क्या होता है पहली विशेषता? सरलता है इसमें, यानी कि इसमें आसान शब्दों का प्रयोग किया जाता है एक वर्ड में, लेकिन आपको एग्जाम में घुमा फिरा के लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है। ठीक है। चलिए, जैसे एग्जाम में किसी को बोलना होता है आपको, ठीक है, तो आप लोग कैसे बात को घुमाने लगते हैं। ठीक है। बात को घुमा घुमा के बोलते हैं ना, डायरेक्टली बोलते हैं ये वर्ड नहीं बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि डायरेक्टली बोलेंगे तो खतरा है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली बोलिएगा तो खतरा है। यहाँ पे आपको बात को घुमा घुमा के लिखना है, लाइक दिस। ठीक है। चलिए, इशारों इशारों में काफी समझदार हो गए हैं आप। अस्पष्टता। अस्पष्टता मतलब क्लियरनेस, यानी कि जो भी आप बोलना चाहते हैं सटीक हो। ठीक है। ऐसा नहीं कि बोलना कुछ और चाहते हैं और फिर पता चला कि आप कहीं और बात को ले गए हैं। ठीक है। तो भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे आधिकारिक और कर्मचारी आसानी से समझ सके। ठीक है ना। संक्षिप्तता, यानी कि जो भी आप बोलना चाहते हैं थोड़ा छोटा हो, अनावश्यक विस्तार से बचे, संक्षिप्त और सटीक अभिव्यक्ति करें। लेकिन इस बात को आपको टालना है, छोटा लिखिएगा तो फिर कैसे होगा, बड़ा वाला लिखना है। ठीक है। ये बोलने के लिए है, आप भी लिखिएगा कि बात को छोटा लिखना चाहिए, लेकिन वास्तव में बात को छोटा नहीं लिखना चाहिए। छोटा लिखिएगा तो कम नंबर मिलेगा, इसलिए बड़ा बड़ा लिखिए, घुमा फिरा के लिखिए। ठीक है। गोल मोल घुमाना है बात को। कुछ चीजें होती हैं जो कि बोलना सही रहता है, जैसे हर कोई बोलता है कि अरे रंग रूप ये सब ना केवल बोलने का चीज है, लेकिन वास्तव में सब कोई रंग रूप के पीछे मरता है। मतलब सब कोई नहीं, फिर भी हर कोई। ठीक है। रंग रूप बोलता है कि अरे नहीं नहीं, आदमी का तो वास्तव में गुण ही सब कुछ है, व्यवहार सब कुछ है। ठीक है। रंग रूप क्या काम देगा, लेकिन वास्तव में वो भी जानता है कि रंग रूप के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है। इसीलिए वैसा ही है कि संक्षिप्तता ये जो वर्ड है, ठीक है, ये केवल बोलने के लिए है कि आदमी को अनावश्यक बात नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। लेकिन वास्तव में तो वो लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, कुछ चीजें होती हैं जो आपको बताई नहीं जाती। चलिए, शुद्धता, यानी कि जो आप वर्ड प्रयोग करते हो वह सही हो। ठीक है। पांचवा है प्रामाणिकता, यानी कि कार्यालय हिंदी तथ्यपूर्ण, प्रामाणिक और निष्पक्ष भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है। ये अभी जो है ना वो उसी को बोलते हैं वायरस, यहाँ पे जो आया था ना छोटा मोटा, उसी को वायरस बोलते हैं। चलिए, छठा है कार्य क्षमता। यह भाषा आदेश, नियम, सूचना, पत्राचार आदि कार्यों को दक्षता से पूरा करने योग्य होती है। ठीक है। यानी कि ये जो ऑफिस का हिंदी है, इसमें हम आसानी से कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, लोगों को पत्राचार कर सकते हैं, लिख सकते हैं किसी को लेटर वगैरह। ठीक है। इस प्रकार कार्यालय हिंदी सरल, स्पष्ट, संक्षिप्त और व्यवहारिक भाषा है जो प्रशासनिक कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ओके, तो यहाँ से हमारा 11 पेज का कंप्लीट होता है। पूरा का पूरा पीडीएफ ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है। तो जो लोग इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके। और अपना ही कोर्स लीजिएगा, दूसरा यूनिवर्सिटी का कोर्स मत लीजिएगा। ऑल कोर्सेज में जाइएगा, SKMU का वहाँ पे रहेगा। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ऐप में सब कुछ बताया गया है। ठीक है। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो। अब हमारा लास्ट प्रश्न देखते हैं किसको किसको मालूम है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम मैंने पूछा था। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम क्या है बताओ जी, बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी हैं आप लोग। ठीक है। चलिए, थैंक यू, जोहार, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। पार्ट 2 इसका अरुण बनाएंगे, फिर पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। ठीक है। 5 पार्ट में कंप्लीट।